नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जहां जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को भाजयुमो का समर्थन, कहा सरकार की चुप्पी शर्मनाक। जेपीएससी द्वारा 11वीं जेपीएससी का परीक्षाफल जारी नहीं किए जाने के खिलाफ आयोग कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों का भाजयुमो ने समर्थन किया है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने शनिवार को भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आंदोलन झारखंड के युवाओं की आवाज है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। झारखंड सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुकी है। रोजगार के नाम पर या तो भर्तियां होती नहीं है और अगर होती है तो पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की भेंट चढ़ जाती है। जेपीएससी का यह मामला युवाओं के सब्र की परीक्षा ले रहा है, लेकिन अब युवा चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार टैरिफ चलानों और अवैध उगाही में तो सक्रिय है, लेकिन युवाओं की रोजी रोटी के सवाल पर पूरी तरह मौन है। सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। भाजयुमो ने सरकार से जेपीएससी द्वारा लंबित परिणामों की तत्काल घोषणा करने, परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने व इस मामले में युवाओं से संवाद करने की मांग की है। कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो भाजयुमो राज्य भर में जन आंदोलन करेगा। अगली खबर तो देखिए, जहां खराब पड़े हैं राज्य के 74,500 चापानल, मरम्मत के लिए जारी हुए 259 करोड़। राज्य में पड़ रही गर्मी को देखते हुए योजना विकास विभाग ने खराब चापानलों की मरम्मत के लिए 259 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। विभाग को मिली सूचना के मुताबिक राज्य में कुल 74,500 चापानल खराब पड़े हैं। जारी की गई राशि से चापानलों की अनाबाद मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के वित्त और योजना विकास मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि सामान्य क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत विभिन्न जिलों को राशि स्वीकृत कर दी गई है। पेयजल की दृष्टि से अति संवेदनशील गिरिडीह जिले के लिए 15.70 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। वहीं पलामू के लिए 14.7 करोड़ व गढ़वा के लिए 12.5 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। राशि से पूर्व से स्वीकृत योजनाओं में दायित्वों का भुगतान करने व शेष राशि जिलों के महत्वपूर्ण योजनाओं पर व्यय करने का निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला योजना अनाबाद की राशि से ली जाने वाली योजनाओं की समीक्षा जिलों के उपायुक्त करेंगे। श्री किशोर ने कहा कि राज्य में व्याप्त पेयजल संकट को देखते हुए राज्य भर में खराब पड़े चापानलों की मरम्मत कराने के लिए पूर्व में विभागीय बैठक की गई थी। बैठक में योजना सचिव मुकेश कुमार व अपर सचिव गरिमा सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों को युद्ध स्तर पर चापानलों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया था। उसी के आलोक में जिलों को आवंटित राशि का न्यूनतम 15% का व्यय पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं पर किया जा सकेगा। साथ ही जिलों को कुल आवंटित राशि का 15% शहरी क्षेत्रों में किया जाएगा। श्री किशोर ने कहा कि पेयजल संकट दूर करने के लिए उपायुक्त राशि का उपयोग की समीक्षा कर विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। गर्मी के मौसम में जनता को जल संकट से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर राज्य में चापानल मरम्मत का कार्य किया जाएगा। अगली खबर देखिए, धनबाद से है, जहां डालसा ने महिला को दिलाया 99 लाख मुआवजा। राष्ट्रीय लोक अदालत में 115.14 करोड़ रुपए की रिकवरी। नालसा के निर्देश पर वर्ष 2025 के दूसरे नेशनल लोक अदालत में 1 अरब 15 करोड़ 13 लाख 67,446 रुपए की रिकवरी कर कुल 3,47,692 विवादों का निपटारा कर दिया गया। वहीं दुर्घटना में पति की मौत के बाद बेसहारा हुई बृजमणि शर्मा को 99 लाख रुपए मुआवजा का चेक सौंपा गया। चेक मिलने के बाद बृजमणि काफी भावुक हो गई। कहा कि डालसा ने उन्हें एक नया जीवन दिया है। इसके पूर्व नेशनल लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन शनिवार को रांची झालसा से न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। वहीं धनबाद में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश डालसा के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने किया। मौके पर न्यायाधीश श्री तिवारी ने कहा कि नेशनल लोक अदालत संविधान की परिकल्पना को पूरी करने की दिशा में कदम है। हर 3 माह में यह आयोजन किया जा रहा है। हमारा संविधान हर लोगों को सामाजिक, आर्थिक व सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है। अपर समाहर्ता विनोद कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित के लिए लगाए जाते हैं। बिना प्रशासनिक सहयोग के हम समाज तक न्याय नहीं पहुंचा सकते। सिटी एसपी अजीत कुमार ने कहा कि महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बाद से लोक अदालत बचाता है। इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है, साथ ही प्रेम और सौहार्द आपस में फिर से बन जाता है। अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयूष तुषार टोपनो ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है। रांची नगर निगम के प्रशासन ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजधानी रांची के मोराबादी में इंदौर की तर्ज पर फूड हब का विकास किया जाएगा। इसे लेकर रांची नगर निगम के प्रशासक ने निर्देश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार रांची नगर निगम प्रशासक संदीप सिंह ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निगम के पदाधिकारियों के साथ कचहरी चौक, नाका बाबा खटाल, वेजिटेबल मार्केट से मछली घर होते हुए पूरे मोराबादी का भ्रमण किया। इस दौरान प्रशासक ने मोराबादी रजिस्ट्री ऑफिस के पास की जमीन को इंदौर की तर्ज पर फूड हब के रूप में विकसित करने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इधर नगर निगम प्रशासक ने मॉड्यूलर टॉयलेट और मोराबादी स्थित एरोबिका बायो टॉयलेट की सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने स्वास्थ्य शाखा के पदाधिकारियों को हर दिन ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और साफ सफाई पर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। प्रशासक ने कहा कि स्वच्छता शाखा की टीम किसी भी हाल में शहर के मुख्य रास्तों पर कूड़ा कचरा डंप करते नहीं दिखें, इसकी निगरानी खुद सुपरवाइजर करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोराबादी क्षेत्र में हर दिन साफ सफाई का काम सुबह जल्दी किया जाए ताकि मॉर्निंग वॉक करने वालों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। इसके अलावा नगर निगम प्रशासक ने पूरे इलाके में पेड़ों की टहनियों की ट्रिमिंग कराने का भी निर्देश दिया। राहत भरी खबर, अब अस्पताल नहीं रोक सकेगा सब, झारखंड में सख्ती से लागू होगा पेशेंट राइट चार्टर। अस्पताल अब किसी भी हालत में शव को बंधक नहीं बना पाएंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद प्राइवेट अस्पताल मृतक के परिजनों को पूरा बिल भुगतान करने को कहते हैं। ऐसा नहीं करने पर अस्पताल की तरफ से कहा जाता है कि शव उन्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो पूरा भुगतान ना करते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट तथा पेशेंट राइट एवं रेस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु के बाद बिल का भुगतान नहीं होने पर भी अस्पतालों को शव नहीं रोकने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र के इस निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों तथा सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर केंद्र के इस निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों की शक्तियों को सुलझाने और चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पेशेंट राइट एवं रेस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर को लागू किया गया है। इसके तहत सभी अस्पतालों को इससे प्रदर्शित भी किया जाना है। इस चार्टर में कहा गया है कि कोई अस्पताल किसी कारण से भी मरीज का शव को रोक नहीं जा सकता है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस एक्ट के तहत सभी अस्पतालों को मरीजों के शव को यथाशीघ्र और सम्मानपूर्वक ढंग से परिजनों को सौंपने का निर्देश दिया गया है। दलमा से निकला सम्राट, खूंटी और चांडिल में दिख रहे बाघ के पंजों के निशान। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में कुछ समय पूर्व देखा गया बाघ सम्राट अब वहां मौजूद नहीं है। वन विभाग की ओर से की गई गहन जांच और ट्रैप कैमरा की निगरानी में कई दिनों से उसकी कोई गतिविधि दर्ज नहीं हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि बाघ दलमा में नहीं है। हालांकि बाघ के पंजों के निशान खूंटी जिले और चांडिल क्षेत्र में देखे गए हैं, जिससे इन इलाकों में दहशत का माहौल है। वन विभाग इन संभावित क्षेत्रों में बाघ की मौजूदगी को लेकर सतर्कता बरत रहा है और उसकी तलाशी जारी है। कुछ क्षेत्र में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए वहां गेट भी लगाए गए हैं। दलमा के सघन जंगल में सेंतरा अभियान के बाद जब लोकेशन ट्रैकिंग की गई तो भी कोई स्पष्ट लोकेशन नहीं मिल सका। ट्रैप कैमरों में भी बाघ की तस्वीरें लंबे समय से नहीं मिली है, जिससे उसका वर्तमान उपस्थिति पर संदेह गहरा गया है। डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि फिलहाल दलमा में बाघ की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि उसका मूवमेंट पहले होता रहा है। अभी वो किस दिशा में गया है इसका पता नहीं चल पाया है। अगली खबर देखिए देवघर से है, जहां मोहनपुर के स्कूली बच्चों को अब गर्मियों में मिलेगा स्वेटर। अभी बीआरसी ऑफिस में भाग रहे हैं धूल। देवघर जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में बांटने के लिए आए स्वेटर को ठंड में नहीं बांटा गया और उसे सड़ने के लिए बीआरसी कार्यालय में डंप कर रख दिया गया। दरअसल मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र के 270 प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों के बीच शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इन स्वेटर का वितरण किया जाना था, लेकिन ठंड के 3 महीनों में भी इन स्वेटर को नहीं बांटा गया। ठंड के महीनों में स्कूल आने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए विभाग की ओर से ये स्वेटर मिले थे, जिनमें कक्षा 1 से 5 के वैसे बच्चों को इसका लाभ मिलना था जिनके खातों में योजना से पैसे नहीं गए थे, यानी खाते में स्वेटर की राशि डीबीटी नहीं हुई थी। ऐसे करीब 3000 बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण होना था। शिक्षा विभाग की लापरवाही के बीच आश्चर्य की बात यह है कि अब जबकि गर्मी का मौसम अपने चरम पर है, इस बीच मोहनपुर के बीओ ने इसका वितरण करने की बात कही है। अगली खबर देखिए, जो आतंकियों ने 23 साल पहले पति को छीना, ऑपरेशन सिंदूर से खुशी। करीब 23 साल पहले अचानक एक दिन झाड़ग्राम के सुभाषपल्ली निवासी अंजू रानी विश्वास की जिंदगी उजड़ गई। दरअसल कश्मीर के राजौरी में अचानक हुए हमले में उनके पति सुनील चंद्र विश्वास शहीद हो गए। उस समय सुनील की उम्र 46 साल थी। वे सीआरपीएफ 49 बटालियन के हेड कांस्टेबल थे। अंजू रानी कहती है कि पाकिस्तान हमेशा कायरों की तरह आतंकियों के जरिए हमला करता है। मेरे सिंदूर को पाक आतंकियों ने मिटा दिया था।
पहलगाम के घटना के बाद मन बहुत खराब हो गया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देखकर बहुत खुश हूं। भारतीय सेना आतंकियों का सफाई करे तब मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। अंजू रानी कहा कि 23 फरवरी 2002 की सुबह का समय था। अचानक पाक के आतंकियों ने रजौरी के सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया। कैंप के हथियार गोदाम की जिम्मेदारी संभाल रहे सुनील को गोली मार दी गई। कैंप के अन्य 8 जवान भी घटना में शहीद हुए थे। पति के शहीद होने पर अंजू रानी अकेले हो गई। हालांकि 12 साल और 7 साल के बेटे सुमन और शुभंकर के चेहरे को देखकर खुद को संभाला। बच्चों ने जाना कि पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकियों ने कायरो की तरफ भोर में हमला कर उनके पिता को छीन लिया। वर्तमान में झारग्राम शहर के सुभाषपल्ली में एक छोटे से घर में अंजू रानी अपने 2 बेटे, 2 बहुओं और एक पोते के साथ रहती है। बड़ा बेटा सुमन टोटो चलाता है। छोटा बेटा शुभंकर स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का ऑपरेटर है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।